नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। आज पुस्तक चर्चा, और पुस्तक चर्चा में कोई बाहर की पुस्तक नहीं है, मेरी अपनी पुस्तक है जो कल आई है नौटनल के ज़रिए, और यह ऑनलाइन है, स्ट्रीम हो रही है, ई बुक के तौर पर है। आप चाहें तो नौटनल से जाकर इसे ख़रीद सकते हैं। मैं नीचे में पता और डिटेल दे दूंगा कि आप इस किताब को कैसे हासिल कर सकते हैं। इस किताब की एक झलक मैं दिखा देता हूं आपको। ये है ये किताब। चूँकि ई बुक है इसलिए इसका फिज़िकल फॉर्म में नहीं है ये किताब, इसलिए फ़िज़िकल फॉर्म में मैं नहीं दिखा सकता इसे। इरफान मेरे करीबी रहे, इरफान के साथ मेरा अच्छा परिचय रहा। इरफान के मैंने तमाम सारे इंटरव्यूज़ किए, उनसे बातें होती रही मेरी, और उसी को हमने यहाँ पे संपादित किया है और संकलित किया है। उनके ढेर सारे 5 इंटरव्यूज़ उनके इसमें हैं, और वो लंबे इंटरव्यूज़ हैं, लंबे इंटरव्यूज़ हैं। हासिल जब उनकी आई थी, हासिल के बाद से ये बात का सिलसिला शुरू होता है और उनके अंग्रेज़ी मीडियम तक ये बात जाती है। और हमारी जो बातचीत इंटरव्यू का सिलसिला था वो लगातार चलता रहा। इरफान बहुत करीबी थे, एक तरीके से कह सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इतना करीबी एक्टर शायद ही मेरा कोई रहा हो, और वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे, इसलिए कि हमारा पुराना परिचय था, जो कि इस किताब में मैंने बताया है कि वो सारा परिचय कैसे हुआ। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इस किताब की विषय वस्तु में अगर बताऊं आपको, तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें इंटरव्यूज़ हैं, और इंटरव्यू के शीर्षक हैं जैसे कि पहला ही है कि यहाँ टैलेंट से नहीं नेटवर्क से काम मिलता है। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, आज के संदर्भ में तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तमाम इस तरह की बातें हो रही हैं, आउटसाइडर, नेपोटिज्म और तमाम चीज़ों की। इरफान भी आउटसाइडर थे, और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे जगह बनाई, किस धैर्य से काम लिया उन्होंने, किसी जल्दबाजी में नहीं थे, वो सारी बात इस इंटरव्यू में दिखती है। क्योंकि आप याद करें तो उनको पहला मौका जो मुंबई में मिला भारत एक खोज में, और उसके पहले एक फ़िल्म उन्होंने की थी, कि 1-2 छोटी फिल्में की थी। तपन सिन्हा की फ़िल्म थी, गोविंद निहलानी की फ़िल्म थी, मीरा नायर की फ़िल्म थी सलाम बॉम्बे, तो उसमें बहुत छोटी भूमिकाएं थी। यहाँ आने के बाद जब उन्होंने फ़िल्मों के ट्राई किया तो नहीं हो पाया, तो उन्होंने टीवी से शुरुआत कर दी, और भारत एक खोज किया, चाणक्य किया, और फिर बनेगी अपनी बात, और बहुत सारे एपिसोडिक उन्होंने प्रोग्राम किए, शोज़ किए, और फिर बाद में धीरे धीरे वेट करते करते उनके जीवन में परिवर्तन आता है। हासिल और उनकी जो अंग्रेज़ी फिल्म आई थी उसके ज़रिए, और फिर ये यात्रा चलती रही। तो ये पहला इंटरव्यू मैंने वो जब किया था, तो वो यहाँ टैलेंट से नहीं नेटवर्किंग से काम मिलता है। फिर इरफान के साथ एक अनौपचारिक, मेरी बातें उनसे औपचारिक भी होती थी, अनौपचारिक भी होती थी। अनौपचारिक बातों में भी वही गंभीरता रहती थी, और वे हमेशा अपने क्राफ्ट को लेकर, अपने टेक्निक को लेकर के, अपनी एक्टिंग के स्टाइल को लेकर के, और अपनी जगह जो वो हासिल करना चाहते थे उसको लेके लगातार बातें करते थे। तो वो सारी बातें भी इसमें आएंगी। मैंने सुनी दिल की आवाज़, फिर वो कहते हैं कि सही बदलाव दर्शक ही लाएंगे। फिर उनकी अपनी प्रिय फिल्म जो उनके खुद के द्वारा प्रोड्यूस थी, मदारी, तो मदारी के रिलीज़ के पहले हमने बात की थी। और फिर उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं, जैसे एक बार मैंने उनके सहजीवन के बारे में बात की थी। उनकी संगनी हम सभी जानते हैं सुतपा सिकदर हैं, तो सुतपा सिकदर और इरफान के साथ मेरी बातचीत हुई थी, जो प्रेम, विवाह, परिवार, इन सारे विषयों को लेकर था, जिसमें घर भी आता है और फिर एक पारिवारिक जीवन भी आता है, उसकी जिम्मेदारियां आती हैं, तो उन पर भी बातें हुई थी। और वहाँ सुतपा ने पहली बार इरफान के बारे में बहुत सारी बातें की थी, जो इस बीच में लोगों ने पढ़ा और प्रेरित किया कि मैं उसे भी इसमें संकलित करूं। इसके अलावा जब पीकू रिलीज हुई थी, और ख़ास करके सदी के महानायक जिनके कहा जाता है, अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया,
तो मुझे याद है एक बार इरफान ने मुझे कहा था कि जब उनकी कोई फ़िल्म आई थी जिसे देख कर के वो बहुत प्रभावित हुए, तो इरफान से मिले थे अमित जी और उन्होंने पूछा था उनके बारे में। अमित जी का एक ख़ास एक्सप्रेशन है कि जब भी वे किसी से विस्मित होते हैं, किसी से चकित होते हैं, तो पूछते हैं यार मतलब कैसे कर लेते हैं आप, जबकि वे खुद इतने कमाल के अभिनेता हैं और लगातार हमें चौंकाते जा रहे हैं। उन्होंने इनसे, तो मैंने इरफान से पूछा था कि अमिताभ बच्चन कैसे एक्टर हैं, कैसे अभिनेता हैं। इस पर इरफान ने बहुत सारी बातें की थी, वो भी है इसमें। और फिर अमिताभ बच्चन ने इरफान के बारे में जो संक्षिप्त में बताया था मुझे, वो बात है यहाँ पे। फिर मैंने दीपक डोबरियाल जो उनके सहयोगी कलाकार थे हिंदी मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम में, उनसे मैंने बात की थी। वो हैं निशिकांत कामत हैं जिन्होंने मदारी का डायरेक्शन किया था। और भी बहुत सारे डायरेक्टर के इंटरव्यू मेरे पास थे, लेकिन मैंने उसको उतना ज़रूरी नहीं समझा अभी फ़िलहाल देने के लिए। एक बात मैंने इसमें और की है कि मनोज बाजपेयी जी और इरफान दोनों आउटसाइडर रहे और दोनों ने अपनी एक ख़ास जगह बनाई, एक ख़ास मुकाम हासिल किया और अपनी मेधा पर किया। जी हाँ, बगैर किसी गॉडफादर के किया और उन्होंने वो जगह बनाई। तो उन पर मैंने ये स्टोरी 2018 में की थी, इरफान और मनोज बाजपेयी कहानी आउटसाइडरों की। कुछ लोग मुझे अभी कह रहे हैं कि आप आउटसाइडर पर क्यों नहीं बातें करते हैं। मैं उन्हें क्या बताऊं, मैं पिछले 15 सालों से यही बातें कर रहा हूं, आउटसाइडर, नेपोटिज्म और इनर सर्किल, आउटर सर्किल, इसकी बातें मैं लगातार कर रहा हूं। इस किताब में मैंने उनके तो कुछ एक इंटरव्यू भी डाले हैं, इसलिए कि वो इंटरव्यू के अलावा मैंने उनके रिव्यूज़ डाले हैं 4 फिल्मों के। 4 फिल्मों के रिव्यू देते हुए मैंने ये सोचा कि उन फिल्मों के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ही उल्लेखनीय फिल्म है उनकी लाइफ की। द लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम और लाइफ ऑफ पाई, इन सब का इंटरव्यू ये रिव्यू डाला है हमने। इसके अलावा जो 2-3 इसमें बातें हैं, एक तो उन्होंने लंदन से जो मुझे चिट्ठी लिखी थी जिसे मैंने तब सार्वजनिक किया था सभी के लिए, और तमाम हिंदी मीडिया और टीवी चैनल पे सब पे उसे प्रसारित किया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया था और बताया था कि कैसे वे जिस सफ़र में थे वहाँ अचानक कंडक्टर ने आके उनके पीठ पर नॉक किया और बताया कि आपका स्टॉप आ गया है। हम सभी जानते थे कि उनका स्टॉप आ गया है, लेकिन हम सभी इस उम्मीद में थे कि वे रहेंगे। और मेरे लिए इरफान आज भी हैं और इरफान हमेशा मेरे लिए हैं ही रहेंगे, इसलिए मैं उनको हैं में ही ज़्यादा बातें करता हूँ मैं। तो इरफान ने मेरे 60 के होने पे एक वीडियो मैसेज मुझे भेजा था और उस वीडियो मैसेज में उन्होंने क्या चीज़ें याद की थी, मेरे साथ जो उनका एसोसिएशन रहा या उनके साथ जो मेरा एसोसिएशन रहा, उसमें कैसे चीज़ें जो याद रह गई उनको। इस याद रहने में आप उनके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि वे क्या चीज़ें ग्रहण करते थे। इसके अलावा एक ख़ास वॉइस नोट जो ऑडियो मैसेज उन्होंने मुझे भेजा था अपनी बीमारी के बाद, जब वे लंदन में थे और लंदन से उन्होंने मुझे वो मैसेज भेजा था जिसमें अपनी बीमारी के बारे में, वो बहुत ही भावुक मैसेज था। उसे आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाया, शायद मेरे परिवार में पत्नी और बेटियों ने सुना है। पहली बार उसे लिखित रूप में इस किताब में मैंने डाला है। उस पत्र को आप पढ़ेंगे तो हमारी अंतरंगता, हमारी नज़दीकी, हमारा परस्पर विश्वास भी समझ में आएगा। और वो और अंत में करके मैंने डाला है और वहाँ मैंने लिखा है कि उनके जाने से, उनके नहीं रहने से और कुछ पन्ने कोरे रह गए। यही इस किताब का टाइटल भी है, इरफान और कुछ पन्ने कोरे रह गए। जी हाँ, मैंने इस किताब के इंटरव्यूज़ में भी इस बात की बार बार चर्चा की है कि उनसे जब भी मुलाकात होती थी हर बातचीत थोड़ी अधूरी रह जाती थी, कुछ न कुछ छूट जाता था जो फिर कभी पूरा नहीं हो पाता था। तो वैसी ही बातें हैं इसमें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप इरफान उस व्यक्ति को समझ पाएंगे जो एक अभिनेता इरफान है, और उसके पूरी अभिनय प्रक्रिया को समझ पाएंगे, उसके पूरे विकास को भी आप देख सकते हैं इसमें, अगर आप माइन्यूटली इसको पढ़ें तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस किताब को ज़रूर ख़रीदें नॉटनल से। मैं उनका भी पता नीचे दे देता हूँ, लिंक में रहेगा वो, आप वहाँ से यह किताब ज़रूर पढ़ें और देखें। शुक्रिया, मेहरबानी और धन्यवाद कि आप मुझे लगातार देख रहे हैं। और कहने की ज़रूरत नहीं कि आप सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन बजा दें ताकि मेरे अपडेट आपको मिलते रहें। जी धन्यवाद।